जो आज मैं आपको कृतिका सहायक पुस्तक से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मूर्तिकार ऐसे पत्थर की खोज में जिसमें मूर्ति बनी थी पूरे भारत में घूमा, परंतु उसने निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि नाक विदेशी पत्थर की बनी। इस पर सभापति ने गुस्से में भरकर कहा कि कितनी शर्म की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना ली, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार ने अचानक चहक कर उन्हें एक उपाय सुझाया। सभापति खुश हुआ। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार ने झिझकते हुए कहा कि अगर इजाजत हो तो अपने नेताओं में किसी नेता की मूर्ति की नाक उतार कर इस पर लगा दी जाए। कुछ विचार विमर्श के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति प्रदान करते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौब सजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, बिलभाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चल पड़ा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश होकर झुंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। लेखक कहता है मूर्तिकार नाक के लिए फिर यात्रा पर चल दिया। वह दिल्ली से बम्बई गया, गुजरात तथा बंगाल गया, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आज पूरे भारत के कोने कोने में गया, लेकिन सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज की नाक से थोड़ी लंबी थी। यह जवाब सुनकर सभी फिर क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने तसल्ली बनाते हुए कहा कि 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक शायद ऐसी मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश शहीद हुए बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। मूर्तिकार ने दोबारा निराशा भरा जवाब दे दिया। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े कामों तक पहुंची। बड़ी कलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पहले से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। ये कह रहा था अंग्रेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसने दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटवा कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सब कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई। मूर्तिकारों को इजाजत दे दी गई। लेखक बताता है राजधानी दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन नेता नाक के लिए परेशान थे। मूर्तिकार पैसों का लोभ नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में से किसी का तो नाक का नाप मिलेगा और उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नाक की जिम्मेदारी उसकी। कानाफूसी के बाद मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन उसे हिदायत के साथ एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाइयों या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। लेखक बताता है दूसरे दिन अखबार में केवल इतना छपा कि जॉर्ज पंचम को जीवित नाक लगाई गई। नाक लगने से पहले हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए। तालाब को साफ करके उसमें ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक
सूखे नहीं। मूर्तिकार समय अपने बताए हल से परेशान होकर कुछ और समय मांग रहा था। उसने हिदायत अनुसार नाक लगा दी, किंतु उस दिन अखबार में कोई खास खबर नहीं आई, न कहीं पर फीता कटा और न उद्घाटन कर कुछ स्वागत समारोह हुआ। लेखक कहता है कि सिर्फ एक ही तो नाक चाहिए था, फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था, इसका पता नहीं चला। बच्चों, प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।